Good morning. In this lecture, we are going to discuss about the topic of pharmaceutical jurisprudence, and the topic is the Drug and the Cosmetic Act and its rules. So let's discuss it. Drug and Cosmetic Act was formed in 1940 and its rules were framed in 1945. So the content of the lecture is this lecture is mainly we'll discuss about the object. With what object this Drug and Cosmetic Acts and rules were framed, and there are some definitions which are given in the Drug and Cosmetic Act, which are very important to understand the act and the rules. And there is also some definition of the schedules to the act and the rules, means the plan. What are the plans of the act and the plans of the rules? Schedules means actually it contains the plans of the act and the rules. So these are the content of this lecture. Now objective of the let's discuss about the object of the Drug and the Cosmetic Act. So in the earlier lecture we have discussed about the condition of the pharmacy in our country before 1940, that there are many greedy and the unscrupulous manufacturer who flooded our pharmacy with many misbranded and the adulterated drugs, and so many committee was formed to regulate it, like Drug Inquiry Committee was formed to give the recommendation to the government. Means we have discussed that कि बहुत सारे इंडिया का कंडीशन ऐसा था पहले 1940 से पहले कि कोई रेगुलेटरी लेजिस्लेशन नहीं था कि जो रेगुलेट कर पाए इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इसके सेल को, तो इसीलिए बहुत सारे मिसब्रांडेड और एडल्टरेटेड ड्रग हमारे मार्केट में आ चुके थे। तो इसके लिए बहुत सारे कमेटी भी बनी, जैसे हम लोगों ने ड्रग इंक्वायरी कमेटी, चोपड़ा कमेटी जिसको हम लोग बोलते हैं 1929 में जो फॉर्म हुआ था, तो वो भी फॉर्म हुआ, लेकिन फिर उससे कुछ फ़ायदा ज़्यादा नहीं मिला हमें। ठीक है, तो इसमें एक लैंडमार्क मिला था जो कि एक ड्रग बिल पहले फॉर्म हुआ था चोपड़ा कमेटी के 5 इयर्स के बाद, जिसको बाद में फ्रेम करके ड्रग एक्ट बनाया गया था 1940 में। ठीक है, तो और इसी को ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स बाद में इसको शेप किया गया था। ठीक है, तो इसका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स का बनने का मेन रीज़न क्या था? तो रीज़न ये था, ऑब्जेक्ट इसका मेनली ये था कि to regulate the import and manufacture, distribution and sale of the drug and cosmetic through the licensing। मतलब मैंने बताया कि पहले 1940 से पहले कोई ऐसा लेजिस्लेशन नहीं था जो कि कंट्रोल कर सके कौन इंपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से बहुत सारा मिसब्रांडेड और स्प्यूरियस ड्रग जो थे हमारे मार्केट में आ चुके थे। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए इस ऑब्जेक्ट से ये बना कि जो इसके पास लाइसेंस रहेगा वही ड्रग को इंपोर्ट या मैन्युफैक्चर कर सकेगा। ठीक है, और क्या, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक बाय द क्वालिफाइड पर्सन्स ओनली। जैसे पहले था कि कोई भी इसको सेल मैन्युफैक्चर कर सकता था, लेकिन अब इसके लिए एक क्वालिफिकेशन दिया गया कि नहीं, एक सर्टेन क्वालिफिकेशन के बाद ही आप इस फार्मेसी मतलब ड्रग को आप सेल मैन्युफैक्चर या डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, एंड टू प्रिवेंट दिस सब स्टैंडर्ड्स इन द ड्रग्स, जैसे अपने इंपोर्ट बहुत सारे स्प्यूरियस ड्रग, एडल्टरेटेड ड्रग्स का इंपोर्ट किया जा रहा था, तो इस पे रोक लगाने के लिए इस चीज़ को बनाया गया था। एंड टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धांत, आयुर्वेदिक ड्रग के लिए भी ये मेनली बनाया गया कि आयुर्वेदिक ड्रग को भी हम लोग रेगुलेट करें, कंट्रोल करें कि इसमें भी किसी तरह का एडल्ट्रेशन ना हो। एंड द मेन ऑब्जेक्ट वाज आल्सो दैट टू एस्टेब्लिश ड्रग एंड टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, मतलब एक बॉडी बनाया गया जो कि मेन इस चीज़ को कंट्रोल कर सके, इन सारे इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर एंड सेल को कंट्रोल कर सके। तो इसके लिए दो, जैसे ड्रग एडवाइजरी टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी बनाया गया। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा एक अपने फार्मेसी में देखा जाए, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी में तो बहुत ही बड़ा लैंडमार्क रहा ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट से इसको मेनली बनाया जाए ताकि अपने मार्केट में जो भी स्प्यूरियस एडल्टरेटेड ड्रग है उन सबको हटा के और स्टैंडर्ड ड्रग को अपने मार्केट में लाया जाए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, अच्छे के लिए। ठीक है, तो इसमें कुछ डेफिनेशंस है, जैसे हर एक्ट में कुछ उसके डेफिनेशंस होते हैं। ठीक है, उसको समझना हमें ज़रूरी रहता है। ठीक है, तो वैसे ही इसमें कुछ डेफिनेशन बताया गया है। जैसे व्हाट इज़ ड्रग, जैसे एज फॉर हम लोग फार्माकोलॉजी में
पढ़े हैं कि जैसे ड्रग क्या होता है, ड्रग केमिकल एंटिटी होता है जिसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होता है। हम लोगों ने बस यही इसका डेफिनेशन पढ़ा, लेकिन इस एक्ट में इसको बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी में ड्रग को डिफाइन किया गया है, ठीक है, जो कि उसी लैंग्वेज में लिखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसी लैंग्वेज में लिखने से अच्छा अट्रैक्टिव रहेंगे, ठीक है। तो आप कोशिश करना कि उसी लाइन में उसी लैंग्वेज में लिखा जाए इसको, ठीक है। तो ड्रग क्या होता है, तो इट इंक्लूड्स ऑल मेडिसिन फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, ठीक है, जो कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़ के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि इंटरनली हम या तो टैबलेट फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर एक्सटर्नली हम जिसको लगा सकें, ठीक है। ह्यूमन बींग एंड एनिमल दोनों में यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑल्सो सब्सटेंस इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस, मतलब किसी डिजीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए उसको, या फिर मिटिगेशन मतलब फॉर द बेटरमेंट, अच्छा करने के लिए, किसी डिजीज को इम्प्रूव करने के लिए कंडीशन को, या फिर प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज और डिसऑर्डर्स, ठीक है, इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, ठीक है। इंक्लूडिंग प्रिपरेशन अप्लाइड ऑन द ह्यूमन बॉडी, जैसे ह्यूमन बॉडी पे भी हम लोग कुछ जैसे मस्कुलर रेपरेंट्स यूज करते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक ड्रग हो जाएगा। तो इसमें हम लोग जो अंडरलाइन किया मैंने, जैसे इसका मतलब ये हुआ कि सारे मेडिसिन जो कि इंटरनली एक्सटर्नली ह्यूमन बींग या एनिमल में यूज कर सके, क्यों, फॉर द डायग्नोसिस, किसी डिजीज़ को डायग्नाइज करने के लिए, ट्रीटमेंट या फिर इम्प्रूव करने के लिए, या फिर उसको रोकने के लिए, ठीक है, डिजीज़ या डिसऑर्डर को रोकने के लिए, ठीक है, तो उसको हम ड्रग बोलेंगे, ठीक है। और इसके बारे में ये बताया गया कि सच सबस्टांसेस अदर देन फूड इंटेंडेड टू अफेक्ट द स्ट्रक्चर और एनी फंक्शन ऑफ द ह्यूमन, मतलब ये जो सबस्टांस हो या हमारे किसी फंक्शन को क्या करना, अफेक्ट करता हो, हमारे ह्यूमन बॉडी में कुछ जाके अफेक्ट डालता हो, ठीक है, या फिर इंटेंडेड टू बी यूज फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्मिन, मतलब जो टॉक्सिक सबस्टांस हो, ठीक है, या कोई इंसेक्ट्स हो जिससे डिजीज हो सकता है, पैथोजेंस हो, उसको वो चीज़ जाके डिस्ट्रक्ट करे, ठीक है। तो दूसरे पहले में तो ये था कि वो डायग्नाइज करे, प्रिवेंट करे, दूसरा कि उसका कुछ इफेक्ट होना चाहिए हमारे बॉडी में, हमारे फंक्शन को कुछ चेंज करना चाहिए, या फिर किसी टॉक्सिक सबस्टांस को क्या करना चाहिए, किल करना चाहिए, ठीक है। तो ये दो मिला, इसमें और इसको बताया गया कि ड्रग और क्या हो सकता है। तो ऑल सबस्टांसेस इंटेंडेड फॉर यूज एज कंपोनेंट ऑफ ए ड्रग, देखिए आप अगर ड्रग का कोई कंपोनेंट, ड्रग बनाने में जैसे हम लोग क्या जानते थे कि ड्रग जो होता है एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, लेकिन अगर इसको कोई कंपोनेंट भी हो, जैसे देखो आप इसका जेलेटिन कैप्सूल में हम लोग ड्रग को फॉर्म करके कैप्सूल बनाते हैं, तो उसको भी कंपोनेंट है ये, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, इस एक्ट के थ्रू क्या बोल सकते हैं, ड्रग बोल सकते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि डिवाइसेस, देखो ये इंपॉर्टेंट, सच डिवाइसेस, ऐसा डिवाइस जो कि सेम आपको जो फर्स्ट में मैंने बताया कि डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और मिटिगेशन, प्रिवेंशन, सब उसमें मेडिसिन था, यहाँ पर क्या आ गया, डिवाइस, मतलब जैसे डिवाइस, जैसे आप अल्ट्रासाउंड मशीन यूज करते हो तो वो भी यहाँ पर ड्रग है, ड्रग में लिया जाएगा। ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है, सिरिंज ले रहे हो, इंजेक्शन के लिए दे रहे हो, वो भी आपको इसमें आ जाएगा, समझ में आ रहा है। या फिर कॉटन लेते हो आप, एब्जॉर्बेंट कॉटन बैंडेज लेते हो, तो ये सारे के सारे डिवाइस जो कि यूज हो रहे हैं डिजीज को सही करने के लिए, तो ये सारे के सारे ड्रग में कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। तो ये चार इसमें चीज़ लिया गया है। पहला मेडिसिन वैसे जो कि इंटरनली एक्सटर्नली मिटिगेशन डायग्नोसिस के लिए यूज कर सकें। सेकंड में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कि हमारे बॉडी पे कुछ इफेक्ट डालता हो, और थर्ड में कि कंपोनेंट ऑफ ए ड्रग, एंड फोर्थ में क्या है कि डिवाइस यूज करें। तो इस तरह से अगर याद करो आप तो आपको लिए ईजी रहेगा, ठीक है। तो ये चार चीज़ें जो है वो सारे को हम लोग ड्रग बोल सकते हैं। जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल हम देखो, क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि आईवी सॉल्यूशन, हम लोग जो इंट्रावेनस सॉल्यूशन जो लेते हैं इंजेक्शन के लिए, ड्रग को उसमें मिक्स करके जो हम इंजेक्ट करते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एज ए कॉम्पोनेंट यूज कर रहे हैं हम लोग, तो इसको भी ड्रग बोलेंगे। देखो डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर क्या लेते हैं हम किसी भी ड्रग को डिसॉल्व करने के लिए जो कि ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ड्रग हो जाएगा। बोरोलिन देखो आप, बोरोलिन को लोग एंटीसेप्टिक हम लोग समझते थे कि इसको रब करके हम लोग लगाते हैं, ठीक है, लेकिन बोरोलिन का देखो आप, इसका एंटीसेप्टिक इफेक्ट होता है, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए बोरोलिन को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रग बोलेंगे। देखो एब्जॉर्बेंट कॉटन वूल, ये डिवाइसेस ऑफ रोलर बैंडेजेस, गैस जो होता है जिससे कि हम लोग यूज करते हैं लोग डिजीज के ट्रीटमेंट, तो ये सारे के सारे ड्रग में कंसीडर किए जाएंगे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड, जब किसी को हेमरेज कंडीशन आ गया, ब्लड की कमी हो गई, तो उसको अगर हम लोग किसी ट्रीटमेंट के लिए ब्लड को हम देते हैं उस पेशेंट को, तो ब्लड भी क्या माना जाएगा, यहाँ पर ड्रग में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये इस एक्ट के थ्रू ड्रग को डिफाइन किया गया है। उसके बाद आता है कॉस्मेटिक्स। तो देखिए कॉस्मेटिक्स का मेनली मतलब क्या होता है कि जिसको रब करके लगाया जाए, रब, पॉड, स्प्रिंकल्ड किया जाए या स्प्रे किया जाए अपने बॉडी में, ठीक है।
और इसका मेन फंक्शन क्या रहता है, फॉर क्लिनजिंग, साफ, ब्यूटिफाइंग एंड प्रोमोटिंग द अट्रैक्टिवनेस और अल्टरिंग द अपीयरेंस ऑफ द बॉडी। समझ में आ रहा है? तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कॉस्मेटिक का ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि रब्ड, पॉड, स्प्रिंकल्ड, स्प्रे, और ये कोई हमारे बॉडी में जाके कोई फंक्शन को नहीं करेगा, नहीं तो वो फिर ड्रग हो जाएगा, अल्टर नहीं कर रहा वो हमें, ठीक है। ये इसका मेन एम रहता है क्लिनसिंग, ब्यूटिफाइंग एंड द अट्रैक्टिवनेस को इंक्रीज करने के लिए जो यूज होता है, ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे कॉस्मेटिक्स। नाउ मैन्युफैक्चर in relation to any drug or cosmetic include any process or a part of process for making, altering, ornamenting, finishing, packing, labeling and breaking up, ठीक है। for otherwise treating or adapting any drug or cosmetic with a view to its sale और distribution के लिए, अगर किसी भी मान लो कि ड्रग को हम क्या कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं, उसमें कोई अल्टरिंग कर रहे हैं, ऑर्नामेंटिंग मतलब सजा रहे हैं उसको, फिनिशिंग कर रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, तो उसको हम मैन्युफैक्चर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इट डू नॉट इंक्लूड द कंपाउंडिंग एंड द डिस्पेंसिंग, मतलब कि हम मान लो रिटेल बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे कोई हमसे ड्रग लेने आया, हम उसको ड्रग पैक करके दे दिए मेयर, तो वो सब इस मैन्युफैक्चर में नहीं आएगा, ठीक है। रिटेल बिजनेस में अगर जो आपको यूज कर रहा है तो वो उसमें ये मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आता है। नेक्स्ट हो गया पेटेंट और द प्रोप्राइटरी मेडिसिन, मतलब पेटेंट जो हम लोग कराते हैं, न्यू ड्रग होना चाहिए वो, ठीक है। तो ए रेमेडी और प्रिस्क्रिप्शन प्रेजेंटेड इन फॉर्म रेडी फॉर इंटरनल और द एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यू, मतलब कोई ऐसा मान लो किसी ने नया चीज़ बनाया, नया ड्रग बनाया जो कि यूज़ करने के लिए है, लेकिन विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द एडिशन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया फॉर द टाइम, मतलब उस वक्त के इंडियन फार्माकोपिया में इसमें कहीं मेंशन नहीं होना चाहिए, नॉवेल होना चाहिए ये, ठीक है, और वो ऑथोराइज्ड होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कंसल्टेशन विद द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से। तो नॉवेल जो होता है हम जानते हैं, पेटेंट उसी को कराते हैं जो नॉवेल होना, नया होना चाहिए, यूजफुलनेस होना चाहिए उसका, ठीक है, और नॉन ऑब्वियस होना चाहिए, मतलब उसको पहले से कहीं भी उसके बारे में नहीं जाना चाहिए। तो नया जो है, जैसे अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में चल रहा था, उसको हम पेटेंट करा सकते हैं, ठीक है। दिस इज द पेटेंट और द प्रोप्राइटरी मेडिसिन। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जामिनेशन में आ सकते हैं आपके, मिस ब्रांडेड ड्रग क्या होते हैं, ठीक है। तो ड्रग इज डीम टू बी मिस ब्रांडेड इफ इट इज सो कलर्ड, कोटेड, पाउडर्ड और पॉलिश दैट डैमेज इज कंसील्ड, मतलब डैमेज को छुपाया जा रहा है उसको कोटिंग करके, पाउडरिंग करके, पॉलिशिंग करके, ठीक है, या फिर इट इज मेड टू अपीयर फॉर ऑफ बेटर और ग्रेटर थेरेप्यूटिक वैल्यू देन इट रियली इज, मतलब कि इसके थेरेप्यूटिक वैल्यू को बढ़ा चढ़ा के हम दिखा रहे हैं कि भाई ये 1 मिनट में सही कर देगा आपकी बीमारी को, ठीक है, जबकि वो उसका एक्ट करने का है कि भाई हाफ एन आवर के बाद एक्ट करेगा, तो यानी हम उसके थेरेप्यूटिक वैल्यू को बढ़ा के दिखा रहे हैं। दीज आर द मिस ब्रांडेड ड्रग। और इसमें क्या हो सकता है कि इफ इट इज नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, जैसे लेबलिंग जो होता है आप लोगों ने पढ़ा भी, उसको प्रिस्क्राइब्ड मैनर में लेबलिंग करना चाहिए, तो अगर उस तरह से मेंशन ये नहीं है, ठीक है। If its lever or container or anything accompany the drug bears any statement, design or device which make any false claim for the drug or which is false or misleading in any particular, मतलब कि ये false claim कर रहा है किसी भी चीज़ के बारे में कि भाई नहीं ये जो है किसी दूसरे कंपनी का नाम लेके कि भाई ये इस कंपनी जैसे कैडिलैक है लेकिन उस कंपनी का ये नहीं है, ठीक है, फॉल्स क्लेम कर रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, मिस ब्रांडेड ड्रग बोल देंगे। और अडल्ट्रेटेड मतलब होता है मिक्सिंग करना, ठीक है। इफ इट कंसिस्ट इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी फिल्दी, मतलब कोई डर्टी थिंग्स मिला, जैसे देखो आप क्विनीन फ्रॉड चला था पहले 1940 से पहले कि उसमें चॉक पाउडर मिला के एज ए क्विनीन बेचा, तो उसको हम एडल्ट्रेटेड ड्रग बोलते हैं, ठीक है। किसी रॉटन मतलब सड़ा हुआ और डिकम्पोज सबस्टांस को हम मिक्स कर दिए इसमें, ठीक है। और इफ इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, पैक्ड और स्टोर्ड अंडर द इनसैनिटरी कंडीशन, मतलब कि ऐसे जगह पे हमने बनाया जहाँ पर सैनिटरी कंडीशन को मेंटेन नहीं किया गया, जिसकी वजह से उसमें कंटामिनेशन हो गया, ठीक है। या फिर इसका कंटेनर जो है वो सही नहीं है, पॉइजनस और दी डिलीटेरियस सबस्टांस कंटेन कर रहा है, ठीक है, जो कि हमारे हेल्थ को इंजरी कर सकता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, एडल्ट्रेटेड ड्रग्स बोलते हैं। और इसमें एडल्ट्रेटेड ड्रग में क्या आता है, इफ इट बियर्स एंड कंटेन फॉर पर्पसेस ऑफ कलरिंग ओनली, मतलब ऐसा कलर जो कि कलर उस ड्रग के ऊपर कोटिंग में तो लिखा हुआ है कि ये कलर का है, लेकिन अंदर में वो कलर नहीं पाया जा रहा, तो एडल्ट्रेटेड हो गया ये चीज़, ठीक है। इफ इट कंटेन्स एनी हार्मफुल और टॉक्सिक सबस्टांस, मतलब कि मिक्सिंग किया गया है उसमें किसी चीज़ का जो कि हमारे लिए इंजीरियस हो, टॉक्सिक हो, ठीक है, या फिर इसकी क्वालिटी को रिड्यूस कर दिया गया कोई ऐसा चीज़ मिक्स करके, तो ये सारे के सारे हमारे एडल्ट्रेटेड ड्रग्स में आएंगे, ठीक है। अब स्प्यूरियस ड्रग, स्प्यूरियस मतलब होता है फेक ड्रग, जैसे इफ इट इज इम्पोर्टेंट अंडर नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, जैसे मान लो कि हमने किसी और ड्रग के नाम से आ रहा है कोई भी,
जैसे कैडिला कंपनी का नाम बताया कि हाँ भाई इस कंपनी का, लेकिन उस कंपनी का नहीं है, यानी ये फेक ड्रग हो गया। ठीक है, जैसे किसी को बोल दे कि हाँ पैरासीटामोल है, लेकिन उसमें पैरासीटामोल है नहीं इस ड्रग, तो ये भी क्या हो गया, ये फेक ड्रग हो गया। ठीक है, इफ इट इज एन इमिटेशन ऑफ, मतलब किसी कॉपी कर लिया गया और सब्स्टिट्यूट फॉर अनदर ड्रग और रिजेंबल्स अनदर, दूसरे ड्रग को ये रिजेंबल कर रहा है। ठीक है, लाइकली टू डिसीव और बियर, मतलब कि एकदम से लोग भरोसा कर ले कि हाँ भाई ये वही ड्रग है, लेकिन वो ड्रग है नहीं, उसका कॉपी करके इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर सारे के सारे फेक ड्रग में इसको काउंट करेंगे हम लोग। ठीक है, और इफ इट हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड होली और पार्टली बाय अनदर ड्रग, और मतलब इसमें सब्स्टिट्यूट कोई दूसरा मिला दिए हैं या नाम इसमें कुछ और दे दिए गए हैं। ठीक है, और किसी का मैन्युफैक्चरर का नाम दे रहे हैं कि भाई इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का है, लेकिन उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ये नहीं है। तो दीज आर ऑल दी स्प्यूरियस ड्रग, मीन्स ये सारे के सारे फेक ड्रग हो जाएंगे। ठीक, तो ये जितने भी डेफिनेशंस हैं ये आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, इसको उसी लैंग्वेज में लिखा जाए तो ज़्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, अब जैसे इसमें कुछ डेफिनेशंस, शेड्यूल्स टू द एक्ट, एक्ट में जो शेड्यूल्स है, जो प्लान है, और रूल्स में जो प्लान है उसके बारे में डेफिनेशन। तो देखिए एक्ट जो है इसमें 2 शेड्यूल्स हैं, जो एक्ट है इसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसमें 2 शेड्यूल्स दिए गए हैं एंड द रूल्स कंटेन द 23 शेड्यूल्स। तो उसके बारे में हम देखते हैं, जो एक्ट में जो रूल्स, जो एक्ट में जो शेड्यूल्स हैं, इसमें फर्स्ट शेड्यूल है, इसमें इट कंटेन्स द नेम ऑफ द बुक अंडर द आयुर्वेदिक सिद्धांत यूनानी टिप सिस्टम, इट लिस्ट मेनी बुक्स विच कम्स अंडर द आयुर्वेदिक सिद्धांत यूनानी एंड टिप सिस्टम, एंड द सेकेंड शेड्यूल कंटेन्स द स्टैंडर्ड्स टू बी कंप्लाइड विद द इम्पोर्टेड ड्रग्स, मतलब कि स्टैंडर्ड बताया गया है जो कि इम्पोर्टेड या मैन्युफैक्चर करेंगे तो स्टैंडर्ड से मिक्स होना चाहिए। तो ये एक्ट में 2 शेड्यूल है जो कि इन सारे स्टैंडर्ड्स को बताया गया है। ठीक है, अब देखिए रूल्स है, इसमें 23 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका डेफिनेशन ज़रूर से एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में। ठीक है, कि जैसे शेड्यूल ए, व्हाट इज शेड्यूल ए ड्रग, शेड्यूल बी ड्रग, ऐसे 23 रूल्स है, 23 शेड्यूल्स हैं इसके रूल्स में। ठीक है, जैसे शेड्यूल ए ड्रग्स कंटेन द परफॉर्मा फॉर फॉर्म, जैसे एप्लीकेशन, रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, जो भी रिन्यूअल लाइसेंस के लिए जो फॉर्म होता है वो शेड्यूल ए में बताया गया है, उसके सारे के सारे लेआउट को बताया गया है। शेड्यूल बी में फीस बताया गया, कितना टेस्ट में फ़ी लगेगा। ठीक है, सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी में या फिर स्टेट ड्रग लैबोरेटरी में, मतलब ये सारे प्लानिंग बता दिया, इस रूल्स ने सारे प्लानिंग बता दिया है कि अगर आपको लाइसेंस बनाना है तो आप शेड्यूल ए में जाओ और जाकर पूरा जितना लेआउट पढ़ना है वो आप पढ़ के वहाँ से उसमें अपने इशू कराना है, तो वो सारे उस हिसाब से आप कर लो। तो ये सारे के सारे जो रूल्स बना है उसके सारे लेआउट पूरा प्लानिंग दिया हुआ है। ठीक है, जैसे लिस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल एंड स्पेशल, जैसे इंजेक्टेबल है वो शेड्यूल सी में मिल जाएंगे, नॉन पैरेंटल है वो शेड्यूल C1 में आपको मिल जाएंगे, और कुछ ऐसे ड्रग जिनको इंपोर्ट के लिए मना किया गया है, एग्जेम्प्टेड कर दिया गया, तो वो शेड्यूल डी में मिल जाएंगे। ठीक है, पॉइजनस सब्सटेंस जो कि आयुर्वेदिक सिद्ध यूनानी में आते हैं वो E1 में मिल जाएंगे, ब्लड बैंक अबाउट F। ठीक है, एंड देखिए आप जैसे कोई भी अगर ड्रग खरीदो, जो प्रिस्क्रिप्शन से आप ड्रग खरीदते हो, तो उसमें आप देखना शेड्यूल H ड्रग लिखा रहता है। शेड्यूल H ड्रग मतलब क्या होता है कि लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, मतलब वो प्रिस्क्रिप्शन पे ही वो ड्रग मिल सकते हैं, वो ऐसे नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, और देखो एक और इम्पॉर्टेंट शेड्यूल जे होता है। शेड्यूल जे में क्या होता है कि लिस्ट ऑफ द डिजीज एंड द एलिमेंट्स दैट ड्रग्स शुड नॉट बी क्लेम टू क्योर, मतलब कि ऐसे डिजीज के नाम दिए गए हैं शेड्यूल जे में जिस पे आप क्लेम नहीं कर सकते कि ये सही हो जाए, जैसे बाल्डनेस हो गए, एड्स हो गए, कैंसर हो गए, अस्थमा हो गए। इसमें अगर कोई क्योर करता है कि हाँ भाई ये चीज़ सही हो जाएगा, तो समझो कि वो फेक है। समझे, ये ऐसे डिजीज के नाम दिए गए हैं शेड्यूल जे में जो कि हम क्योर नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे ही आप देखो शेड्यूल एम जो होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए एन में कितना मिनिमम इक्विपमेंट्स चाहिए एक फार्मेसी एफिशिएंटली रन करने के लिए। ठीक है, पी होता है कि एक्सपायरी डेट जो होता है ड्रग सब्सटेंस को किस बेसिस पे देना चाहिए, वो सारे दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन ये हर साल आते ही आते हैं। जैसे देखो आप शेड्यूल एक्स बाद में बहुत ही अमेंडमेंट करके इसमें ये लाया गया कि लिस्ट ऑफ द नार्कोटिक ड्रग्स एंड द साइकोट्रॉपिक, जो सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स जो होते हैं इनके बारे में, नाइट्रिक एम्फेटामिन्स हो गए, ये सारे के सारे साइकोट्रॉपिक ड्रग्स जो है उस सारे ड्रग्स के बारे में देख, जो कि सिडेशन या फिर जिसको अब्यूज़ किया जा सकते हैं वैसे ड्रग्स का इसमें नेम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए अलग से लाइसेंस हम लोग पढ़ेंगे, इंपोर्ट या मैन्युफैक्चर के लिए अलग से इसको लाइसेंस हम लोग बनाया जाता है। ठीक है, तो दीज आर दी डिफरेंट शेड्यूल्स टू दी रूल्स, देयर आर 23 शेड्यूल्स टू द रूल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो दीज आर दी just an introduction to the Drug and Cosmetic Act 1940 and its rules. Later we will discuss about how we will import any drugs and what are the conditions for granting the license in the next lecture.
थैंक यू।